प्रिय विद्यार्थियों, कल जैसे कि हमने भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के विकास और उसके सिद्धांतों पर हमने चर्चा की थी, अध्ययन किया था। अब इसके आगे हम जैसा कि विकासवाद का क्या सिद्धांत है भाषा के विषय में, इस पर अध्ययन करेंगे। विकासवाद के अनुसार भाषा का धीरे धीरे विकास हुआ। सिद्धांत तो ये ठीक है, किंतु इसमें विकास या उत्पत्ति एवं अर्थध्वनि का कोई संकेत नहीं है। इसी प्रकार से धातु सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो ने किया, किंतु इसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मन प्रोफेसर हेस को है। इस सिद्धांत को डिंग डांगवाद या रणन सिद्धांत भी कहा गया है। इसके अंतर्गत संसार की हर चीज़ की अपनी ध्वनि होती है। यदि हम डंडे से काठ, लोहे, एक सोने तथा कपड़े और कागज पर मारे तो देखेंगे सबका जो डिंग डांग, जो मूल अर्थ छोटे पर मारने का टन टन शब्द, यानी अलग अलग ध्वनि इसमें होगी। तो इस प्रकार से आरंभ में मनुष्य में एक ऐसी सहजता शक्ति भी है कि जिस किसी चीज़ के संपर्क में वह आता है उसके लिए उसके मुंह से एक प्रकार की ध्वनि निकल जाती है। विभिन्न धातुओं की में ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियाँ धातु थी। प्रारंभ में इस प्रकार से धातुओं की संख्या बहुत बड़ी थी, किंतु इनमें बहुत सी पर्याय होने के कारण धीरे धीरे लुप्त हो गई और केवल 400-500 धातुएं शेष रही। उन्हीं से भाषा की उत्पत्ति हुई। उन्हीं से भाषा की उत्पत्ति और सिद्धांत के अनुसार धातुओं की ध्वनि तथा उनके अर्थ में एक रहस्यात्मक संबंध था। इस मत के समर्थकों का यह भी कहना है कि प्राचीन मनुष्य में वह शक्ति थी, किंतु भाषा बन जाने पर शक्ति की आवश्यकता नहीं रही, अतः धीरे धीरे नष्ट होती गई। इस सिद्धांत को कुछ वैज्ञानिकों ने कभी किसी रूप में माना था और इसे नेटिविस्टिक थ्योरी की संज्ञा दी गई। निर्णय सिद्धांत के अनुसार प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, संकेतवाद, संकेत सिद्धांत आदि भी कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में मनुष्यों ने जब देखा हाथ आदि के संकेतों से काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने इकट्ठे होकर आवश्यक वस्तुओं या क्रियाओं आदि के लिए प्रतीक, ध्वनि, संकेत, सांकेतिक नामक यह शब्द निश्चित करके स्वीकार किया और वहीं से भाषा का आरंभ हुआ। ध्यान देने पर पता चला कि ये सिद्धांत भी निरर्थक है। यदि कोई भाषा नहीं थी तो आरंभ में लोग इकट्ठे कैसे हुए, एकत्र भी हो गए, कैसे इकट्ठे गए, तो ये सब चीज़ें इसमें तर्क वितर्क सामने आता है। तो बिना विचार विनिमय के न तो इकट्ठा व्यक्ति हो सकता है और न एक मत हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य विचार विनिमय और संकेत जो है वो भी उसकी भी किसी अन्य भाषा की उसमें आवश्यकता नहीं थी। वे तो स्वयं एक सफल या असफल भाषा थी। इस प्रकार इस वाद में निर्णय के पूर्व इकट्ठा होने और निर्णयार्थ विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त भाषा की उत्पत्ति का भी प्रश्न नहीं है। अनुकरण सिद्धांत के अनुसार प्रतिपादन के अनेक विद्वानों ने किया है। इसकी भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई। मनुष्य ने अपने आसपास के जीवों और चीज़ों आदि को आवाज़ आदि के अनुकरण पर प्रारंभ में शब्द बनाए और उसी पर भाषा का महल खड़ा हुआ। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 उप सिद्धांत रखे गए: ध्वन्यात्मक अनुकरण, अनुरणात्मक अनुकरण तथा दृश्यात्मक अनुकरण। तीनों पर भिन्न भिन्न विचार किया जा रहा है। ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत, इनके अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण मूल एकतावाद भी है। इस शब्दानुसारणात्मक मूल एकतावाद आदि है। इसके अनुसार मनुष्य ने अपने आसपास के पशु पक्षियों आदि से होने वाली ध्वनियों के अनुकरण पर अपने लिए शब्द बनाए और फिर उसी आधार पर पूरी भाषा खड़ी हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न सिद्धांत भिन्न भिन्न आचार्यों ने, विद्वानों ने रखे हैं। इसी प्रकार से दृश्यात्मक अनुकरण, इसके में शब्द दगदगा, बगबग, दगादग, जगाजग तो भाषा में और भी कम है, परंतु उपयुक्त आक्षेप में लागू नहीं होते। अब है मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में मनुष्य विचार प्रधान प्राणी न होकर अन्य पशुओं की भांति भाव प्रधान था और प्रसन्नता, दुख, विस्मय, घृणा आदि के भावावेश में उसके मुख से ओ, छी, धिक, आह, ओह आदि जैसे सहज शब्द निकल गए और धीरे धीरे इन्हीं शब्दों से भाषा का विकास हुआ। इस सिद्धांत के मान्य होने में भी कठिनाई है। इसी प्रकार से इंगित सिद्धांत, इस सिद्धांत की ओर संकेत करते हैं। तो पॉलिनेशियन भाषा के विद्वान डॉक्टर राय कहते हैं कि कुछ दिन बाद डार्विन ने असंबद्ध भाषाओं की तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इसे प्रमाणित किया। भाषा के विकास की 4 सीढ़ियाँ मानते हैं। पहली सीढ़ी भाव व्यंजक ध्वनियों की, जब मनुष्य भय, क्रोध, दुख, हर्ष, भूख, प्यास आदि के कारण मनुष्य पशुओं की भांति व्यवहार करता है
और ध्वनियों द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता है, तो दूसरी सीढ़ी अनुकरणात्मक शब्दों की है। इस अवस्था में विभिन्न जीव जंतुओं तथा निर्जीव पदार्थों की सिद्धांतों का अनुकरण करता है। तो ये भिन्न भिन्न अन्य अनेक प्रकार के सिद्धांत यहाँ प्रचलित है। टाटा सिद्धांत, संगीत सिद्धांत और संपर्क सिद्धांत आदि आचार्यों ने, विद्वानों ने इसमें अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, भाषा के विकास को समझाने का प्रयास किया है।